आज हम सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं संसाधन और आर्थिक भूगोल नामक पेपर के एक नवीन विषय के साथ, जिसका शीर्षक है वन्य जीव संसाधन का प्रबंधन एवं संरक्षण। इस विषय के अंतर्गत आज आपको वन्य जीव संसाधनों के प्रबंधन एवं संरक्षण के विषय में बताया जाएगा। सर्वप्रथम वन्य जीव संसाधन का परिचय प्रस्तुत किया जाएगा। तत्पश्चात आपको महत्वपूर्ण आंकड़े बताए जाएंगे। यह भी बताया जाएगा कि वन्य जीव संसाधन हमारे लिए किस तरीके से उपयोगी है और हमें उसका संरक्षण किस तरह से करना चाहिए। वन्य जीव संसाधन का जब आप नाम सुनते हैं तो आपको कुछ शब्द अवश्य ध्यान में आते होंगे, जैसे कि सामान्य जातियां, संकटग्रस्त जातियां, दुर्लभ जातियां, सुभेद जातियां, स्थानिक जातियां। तो सर्वप्रथम इन जातियों के बारे में चर्चा कर लेनी चाहिए कि ये जातियां क्या हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ ने वन्य जीव संसाधन को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया। इन श्रेणियों को हम सामान्य जातियां, संकटग्रस्त जातियां, सुभेद जातियां, दुर्लभ जातियां और स्थानिक जातियों के नाम से जानते हैं। सामान्य जातियां, जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, उन्हें सामान्य जातियों के अंतर्गत रखते हैं कि इनकी संख्या इस प्रजाति के जीवन के लिए सफिशिएंट है, कम नहीं है, तो उनको आपने सामान्य जातियों के अंतर्गत रखा है। संकटग्रस्त जातियों के अंतर्गत हमने उनको रखा है, उन वन्य जीवों को रखा है जिनकी संख्या कम है और लुप्त होने के कगार पर है, जैसे कि काला हिरन। सुभेद जातियों के अंतर्गत हमने उन वन्य जीवों को रखा है जिनकी संख्या लगातार घट रही है और अगर परिस्थितियों में परिवर्तन नहीं हुआ तो शीघ्र ही ये जातियां संकटग्रस्त की श्रेणियों में आ जाएंगी, इसीलिए इन्हें सुभेद जातियां कहा जाता है, जैसे कि एशियाई हाथी। इसके बाद दुर्लभ जातियां। दुर्लभ जातियों के अंतर्गत उन वन्य जीवों को रखते हैं जिनकी संख्या कम है, कम हो चुकी है, ऑलरेडी कम है, और अगर विषम परिस्थितियों में परिवर्तन ना हुआ तो ये जातियां भी संकटग्रस्त घोषित हो जाएंगे। इसके बाद स्थानिक जातियां। किसी क्षेत्र विशेष की प्राकृतिक और भौगोलिक सीमाओं में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की जातियों के वन्य जीवों को इसके अंतर्गत रखा जाता है, यानी कि जो किसी स्थान विशेष में पाए जाते हों, जैसे कि निकोबारी कबूतर। अब इसके बाद में वन्य जीव संसाधन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। इन आंकड़ों को जान लेना भी बहुत जरूरी है कि संपूर्ण विश्व में कुल कितनी प्रजातियां हैं। ये अभी भी अनुसंधान का विषय है, लेकिन एक अनुमान किया गया कि इन वन्य जीवों की प्रजातियों का जो विस्तार है वो 30 लाख से 10 करोड़ के मध्य है और अब तक संपूर्ण विश्व में 14,35,662 प्रजातियों की पहचान की जा चुकी है, जिसमें कि भारत में लगभग है, याद रखिएगा, राउंड फिगर में मैं आपसे बात कर रहा हूं इस समय, लगभग 90,000 प्रकार की जीव जंतुओं की प्रजातियों की पहचान की जा चुकी है। यानी कि लगभग भारत में 90,000 प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं और पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण 27,000 प्रजातियां प्रतिवर्ष विलुप्त हो रही हैं और विलुप्त हो रही प्रजातियों में अधिकतर उष्णकटिबंधीय छोटे जीव हैं
और एक आकलन यह भी बहुत दिलचस्प है कि अगर इसी दर के साथ जैव विविधता का क्षरण होता रहा तो वर्ष 2050 तक 1/4 प्रजातियों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। समझिए कितना बड़ा पारिस्थितिकी संकट हमारे सामने खड़ा हुआ है। अब आप अपने इस संसाधन को समझिए कि ये संसाधन आपके पास कितना है। आप देखते हैं कि जिन प्रजातियों की पहचान की गई है विश्व में, जिनमें पहचान की गई है, उसमें कीट हैं, पौधे हैं, जंतु हैं, कवक हैं, शैवाल हैं, जीवाणु हैं, विषाणु हैं। तो लगभग 7,51,000 के तो केवल कीट हैं इतने प्रकार के, तो और 2,48,000 प्रकार के पौधे हैं और 2,81,000 प्रकार के जंतु हैं और 68,000 प्रकार के कवक हैं और 26,000 प्रकार के शैवाल हैं और 4,800 प्रकार के जीवाणु हैं और 1,000 प्रकार के विषाणु हैं। दूसरी तरफ अब भारत में कौन कौन सी जीव पाए जा रहे हैं। देखो भारत में जो पाए जा रहे हैं, एक कोशिकीय जीव पाए जा रहे हैं, संधिपाद पाए जा रहे हैं, मछलियां पाई जा रही हैं, उभयचर पाए जा रहे हैं, सरीसृप पाए जा रहे हैं, पक्षी पाए जा रहे हैं, स्तन जीव पाए जा रहे हैं, अकशेरुकी पाए जा रहे हैं। एक कोशिकीय जीव 2,577 तरह के पाए जा रहे हैं, 68,000 प्रकार के संधिपाद पाए जा रहे हैं, 2,500 प्रकार की लगभग मछलियां पाई जा रही हैं, 209 प्रकार के उभयचर पाए जा रहे हैं, 456 प्रकार के सरीसृप पाए जा रहे हैं, 1,232 प्रकार के पक्षी पाए जा रहे हैं, 390 प्रकार के स्तनपायी जीव पाए जा रहे हैं और 8,329 प्रकार के अकशेरुकी प्राणी पाए जा रहे हैं भारत में। ये भारत में पहचानी गई जीवों की प्रजातियां हैं। तो इस प्रकार से भारत में विभिन्न प्रकार की जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इनका संरक्षण नितांत उपयोगी है। अब वन्य जीव संसाधन में जो जो उपयोग है मानव के लिए, वो बड़ा विविध रूप उपयोग है। जैसे कि आप पशुपालन के विविध उपयोग देखेंगे। पशुपालन में आप डेयरी को देखेंगे, मांस को देखेंगे, ऊन को देखेंगे, मत्स्य को भी देखेंगे, कृषि कार्य के लिए भी पशुपालन को देखेंगे। इसके साथ साथ मनोरंजन के लिए वन्य जीव संसाधन का प्राय प्रयोग आप देखेंगे, जैसे कि सिनेमा या सर्कस में। ठीक है, कुछ लोग अपने घर के पिंजरे में पशु और पक्षियों को फांस करके रखते हैं। कुछ लोगों को आखेट मनोरंजन के दृष्टिकोण से भी करते हैं, कुछ लोग आखेट जीविकोपार्जन दृष्टिकोण से भी करते हैं, परिवहन के लिए, माल वाहन के लिए और विविध प्रकार के उपयोग, जैसे घर की साज सज्जा के लिए मछली का और घर या प्रतिष्ठानों की पहरेदारी एवं सतर्कता हेतु कुत्ते का। तो इस प्रकार के आप वन्य जीव संसाधन का विविध प्रकार से उपयोग देखेंगे। तो ये जो वन्य जीव संसाधन है, इस वन्य जीव संसाधन का संरक्षण नितांत आवश्यक है। देखिए, ये जितने भी प्रकार के संरक्षण हैं, इन संरक्षणों के संरक्षण तभी इनका संभव है जब मानवीय सामाजिक जागरूकता हो। पहला और महत्वपूर्ण बिंदु ही ये आ जाता है कि मानवीय सामाजिक जागरूकता, तत्पश्चात हम बाकी सारी बातें करते हैं। इसलिए यहां पे भी जो सर्वप्रथम बिंदु है वो यही बिंदु है कि मानवीय सामाजिक जागरूकता हो। अगर हमारा अंतर्मन, अगर हमारा अंतःकरण ही इस बारे में संवेदनशील नहीं है, इस बारे में चेतना नहीं रखता है कि वन्य जीव संसाधन का हमें संरक्षण करना चाहिए, तो धीमे धीमे वन्य जीव विलुप्त होते जाएंगे। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि हमारा जो गिद्ध है, अब गिद्ध बहुत कम दिखाई पड़ता है, ना के बराबर दिखाई पड़ता है। और गिद्ध का पारिस्थितिकी तंत्र में कितना महत्वपूर्ण योगदान है। इसी भी प्रकार से आप लोग विभिन्न प्रकार के जो पक्षी हैं उनके बारे में आप लोग अपनी अपनी वक्त पे चिंता जाहिर करते रहते हैं, जिनमें से एक गौरैया भी है, जो पहले घरों में आम तौर से पाई जाती थी, वो अब घरों में आम तौर से दिखाई नहीं देती, किसी किसी घर में दिखाई देती है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि उनके जो आवास थे वो आवास नष्ट होते गए। यानी कि वन जीवों के जो आवास थे वो जो आवास थे वो धीमे धीमे नष्ट होते गए, जिसके कारण यह समस्या हमारे सामने आई। जीव सुरक्षा संबंधी नियमों का हमें सख्त पालन करना चाहिए। आवास के विनाश को रोकना चाहिए ताकि वन उन्मूलन की रोकथाम हो सके। वेट्सलैंड को संकुचित होने से रोकना चाहिए।
एक मिनट, कोई बच्चा बार बार वो कर रहा है। आवास तथा वन विनाश को रोकना चाहिए तथा वन उन्मूलन की रोकथाम करनी चाहिए। वेट्सलैंड को संकुचित होने से रोकना चाहिए। समय समय पे हमें जीवों की गणना करती रहनी चाहिए तथा सुभेद जातियों की निगरानी हो सके। शिकार पर नियमों के जो नियंत्रण एवं निगरानी होनी चाहिए। पशुओं को विशेष शरण देनी चाहिए। राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना के माध्यम से उनके परिवर्धन का, उनकी जाति के विकास का कृत्रिम रूप से प्रयास करना चाहिए। वन पशु व्यवस्था में अनुसंधान को योगदान प्रोत्साहन देना चाहिए कि विभिन्न प्रकार के अनुसंधान हो ताकि वन पशु जो हमारे विलुप्त हो रहे हैं उनकी नई जातियां विकसित करी जा पाए। मत्स्य संरक्षण के अंतर्गत यानी कि जो मछलियां अभी पकड़े जाने योग्य नहीं है या विलुप्त होने वाली हैं, उन मछलियों के पकड़े जाने पे प्रतिबंध लगना चाहिए। साथ ही साथ निर्धारित मात्रा से अधिक मछली न पकड़ा जाए, यह सुनिश्चित करना चाहिए। मानवीय जागरूकता जो है, मानवीय जागरूकता इस संबंध में होनी चाहिए और मानवीय जागरूकता के साथ साथ संबंधित नियमों के पालन में सामाजिक सहयोग भी होना चाहिए। इस तरीके से आप वन्य जीव संसाधन का संरक्षण अच्छी तरीके से कर सकते हैं। वन्य जीव संसाधन का संरक्षण किया जा सकता है। इस कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप लोग एक बार फिर से सुन लीजिए। एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, वो मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं कि भारत के बड़े प्राणियों में से स्तनधारियों की 79 जातियां, पक्षियों की 44 जातियां, सरीसृपों की 15 जातियां, जल स्थलचरों की 3 जातियां लुप्त होने का खतरा बना हुआ है। लगभग 1500 पादप जातियों के भी लुप्त होने का खतरा है। फूलदार वनस्पति और रीढ़दाली प्राणियों के लुप्त होने की प्राकृतिक दर से 50 से 100 गुना ज्यादा है। ये बताया गया है भारत के संदर्भ में किस तरीके से जैव विविधता का ह्रास हो रहा है। और भारत सरकार द्वारा एक जैव मंडल निश्चय यानी कि एक वैश्विक नेटवर्क द्वारा रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला विकसित की गई है, जिससे संरक्षण और विकास के बीच के संबंध को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। एक बार फिर से ये जो संपूर्ण व्याख्यान है, बीच में व्यवधान आ गया था, इस वजह से मैं एक बार फिर से इस संपूर्ण व्याख्यान को दोहरा देता हूं। आप लोग फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा। बीच बीच में कोई आ जाता है और वो बार बार रूम अपने आप ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है, वो अनलॉक करने के लिए बार बार पिन करता है और उसी सेटिंग में सब डिस्टरबेंस हो जाता है। चलिए, मैं एक बार फिर से आप लोगों को जो जहां कहीं पे भी डाउट हो वो क्लियर हो जाएगा। बीच में व्यवधान आ गया, फ्लो टूट गया, मैं एक बार फिर से फ्लो में आप लोगों को समझा देता हूं। आज का यह जो व्याख्यान है उसका शीर्षक है वन्य जीव संसाधन का प्रबंधन एवं संरक्षण। वन्य जीव संसाधन के प्रबंधन एवं संरक्षण के अंतर्गत सर्वप्रथम हम आपको परिचय देंगे, तत्पश्चात आपको महत्वपूर्ण आंकड़े देंगे, फिर हम वन जीवों के विविध उपयोग के बारे में बताएंगे, फिर वन जीवों का संरक्षण कैसे किया जाए इस बारे में आपको बताएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि वन्य जीव संसाधन का यह जो परिचय है में हम लोगों ने विभिन्न प्रकार की जातियों के बारे में सुना है। ऐसी वन्य जीव जातियों के बारे में सुना है कि जो संकटग्रस्त हैं, यानी कि हम लोग प्रायः सुनते रहे हैं कि जातियां हमारी कुछ संकटग्रस्त हो गई हैं या कुछ जातियां दुर्लभ जातियां हैं। तो इस संबंध में अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, ध्यान से सुनिएगा, अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन संघ ने वन्य जीव को कुछ श्रेणियों में विभक्त किया है। इन श्रेणियों में सामान्य जातियां, संकटग्रस्त जातियां, सुभेद जातियां, दुर्लभ जातियां, स्थानिक जातियां, इस तरीके से इन जातियों का हमें विवरण प्राप्त होता है। सामान्य जातियां उन जातियों को कहा जाता है जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, उन्हें सामान्य जातियों के अंतर्गत रखते हैं। यानी कि उन जीवों की पर्याप्त रूप से संख्या है, उनकी जाति को कोई खतरा नहीं है, वो प्रचुर मात्रा में अभी इस पर्यावरण में पाए जाते हैं, अभी इस पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाते हैं। संकटग्रस्त जातियां वे जातियां हैं जिनकी संख्या कम है और वे लुप्त होने के कगार में हैं, जैसे कि काला हिरन को हमने संकटग्रस्त जातियों के अंतर्गत रखा है। सुभेद जातियां वे जातियां हैं जिनकी संख्या लगातार घट रही है और अगर परिस्थितियों में परिवर्तन ना हुआ तो ये जातियां शीघ्र ही संकटग्रस्त श्रेणी में आ जाएंगी।
इन जातियों को हमने सुबेद जातियों के नाम से कहा है, जैसे कि एशियाई हाथी। उसके बाद में दुर्लभ जातियां वे जातियां हैं कि इनकी परिस्थितियां भी विषम हैं और इनकी संख्या ऑलरेडी कम है। अगर इनकी विषम परिस्थितियों में शीघ्र सुधार ना किया गया तो ये जातियां भी संकटग्रस्त की श्रेणी में शीघ्र ही आ जाएंगी। स्थानिक जातियां जो किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाएं, जो किसी क्षेत्र विशेष की प्राकृतिक और भौगोलिक सीमाओं में पाई जाएं, उन जातियों को हमने स्थानिक जातियों की संज्ञा दी है, जैसे कि निकोबारी कबूतर। अब वन्य जीव संसाधन के महत्वपूर्ण आंकड़ों को समझ लीजिए। कितनी हमारे यहाँ कुल प्रजातियां हैं, यह अभी भी अनुसंधान का विषय है, शोध का विषय है। कोई भी आदमी निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि संपूर्ण विश्व में इतनी ही प्रजातियां पाई जाती हैं। अब इस संबंध में विभिन्न विभिन्न अनुमान किए गए हैं। ऐसा अनुमान किया गया है कि जो हमारे प्रजातियों का विस्तार है वो 30 लाख से 10 करोड़ के मध्य में है, यानी कि 30 लाख से 10 करोड़ के मध्य में प्रजातियां पाई जाती हैं विभिन्न प्रकार की। लेकिन विश्व में अभी तक सिर्फ 14,35,000 प्रजातियों की ही पहचान की जा सकी है और भारत में लगभग 90,000 प्रकार के जीव जंतुओं की प्रजाति पाई जाती है और पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण 27,000 प्रजातियां प्रतिवर्ष विलुप्त हो रही हैं और विलुप्त होने वाली प्रजातियों में अधिकतर उष्णकटिबंधीय छोटे जीव हैं। एक आकलन किया गया कि अगर इसी तरीके से हमारी जैव विविधता का क्षरण होता रहा तो वर्ष 2050 तक 1,000 प्रजातियों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। यह हमारे सामने एक बहुत बड़ा पारिस्थितिकी संकट खड़ा हुआ है। अब विश्व में जो प्रजातियां पहचानी गई हैं उनमें कीट हैं, पौधे हैं, जंतु हैं, कवक हैं, शैवाल हैं, जीवाणु हैं, विषाणु हैं। लगभग 7,51,000 प्रकार के तो कीट हैं, 2,48,000 प्रकार के पौधे हैं, 2,81,000 प्रकार के जंतु हैं, 68,000 प्रकार के कवक हैं, 26,000 प्रकार के शैवाल हैं, 4,800 प्रकार के जीवाणु हैं और 1,000 प्रकार के विषाणु हैं। और भारत में जिन जीवों की पहचान की गई है उन जीवों की पहचान में एक कोशिकीय जीव हैं, संधिपाद जीव हैं, मछलियां हैं, उभयचर हैं, सरीसृप हैं, पक्षी हैं, स्तनपायी हैं, अकशेरुकी प्राणी हैं। एक कोशिकीय जीव 2,577 हैं और संधिपाद जीव लगभग 68,000 हैं। 2,546 प्रकार की मछलियां हैं तो 209 प्रकार के उभयचर हैं, 4,456 प्रकार के सरीसृप हैं तो 1,232 प्रकार के पक्षी हैं, 390 प्रकार के स्तनपायी हैं तो 8,329 प्रकार के अकशेरुकी प्राणी हैं। इस प्रकार से हमारे पास एक बहुत मतलब वन्य जीव संसाधन के दृष्टिकोण से हम बहुत धनी हैं। हमारे यहाँ बहुत इस मतलब कि हमें वन्य जीव संसाधन के संरक्षण पे विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। हमारे यहाँ वन्य जीव संसाधन का विविध प्रकार का उपयोग देखा जाता है, आप लोग भी देखते होंगे, जैसे कि पशुपालन। अभी इस पशुपालन के भी विभिन्न रूप हैं, घरेलू स्तर है, व्यावसायिक स्तर है। व्यावसायिक स्तर पे भी आप देखें, घरेलू स्तर पे आप देखें तो आप अपनी आवश्यकता के लिए पशुपालन करते हैं, घर के दूध इत्यादि वस्तुओं की पूर्ति के लिए। और अगर आप व्यापारिक स्तर पे देखें तो पूरा डेयरी उद्योग है। उसी तरीके से मांस का उद्योग है, ऊन का उद्योग है, मस्त का उद्योग है। विभिन्न प्रकार के कृषि कार्यों के लिए भी पशुओं की अभी भी आवश्यकता पड़ती है। हालांकि बहुत सारा मशीनीकरण किया जा चुका है, लेकिन अभी भी ऐसा हम नहीं कह सकते कि पशुओं से कृषि कार्य नहीं होता। इसके अलावा कुछ लोग आखेट मनोरंजन के लिए करते हैं और कुछ लोग आखेट आवश्यकता के लिए करते हैं। आप लोग विभिन्न प्रकार के सिनेमा देखते हैं, सिनेमा में पशुओं का भी प्रयोग किया जाता है और विभिन्न प्रकार के सर्कस वगैरह में भी मनोरंजन के लिए भी पशुओं का उपयोग होता है। परिवहन और मालवाहन के लिए भी अभी भी पशुओं का उपयोग होता है। घर की साज सज्जा के लिए आप पिंजड़े में तोते को कैद करके और मछली को प्रायः देखे होंगे लोगों के घरों में।
पहरेदारी के लिए कुत्ता तो एक आम बात हो गई है। तो इस तरीके से देखिए कि ये जो वन्य जीव संसाधन है, इसके विविध उपयोग हैं। विविध उपयोग के साथ साथ ये वन्य जीव संसाधन हमारे पारिस्थितिकी खाद्य श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी भी है। जैसे कि गिद्ध, मैंने गिद्ध का उदाहरण दिया, जिसके विनाश हो जाने पे, जिसके नष्ट हो जाने पे हमारा पारिस्थितिकी असंतुलन उत्पन्न होता है। इसलिए हमें वन्य जीवों का संरक्षण नितांत आवश्यक हो जाता है। इसके लिए जो महत्वपूर्ण कदम है, वह महत्वपूर्ण कदम सबसे पहले मानवीय जागरूकता है। अगर मानवीय सामाजिक जागरूकता ना हुई तो हमारा कोई भी उपाय कारगर सिद्ध नहीं होगा। जीव सुरक्षा संबंधी जो नियम है, जैसे कि मनोरंजन संबंधी, आप लोग फिल्म देखते होंगे, फिल्म में लिख करके आता है जहां पे भी हम पशुओं का इस्तेमाल करते हैं कि इसमें पशु को कोई हानि नहीं पहुंचाई गई है, ठीक है ना। तो वो उनके ऊपर कानून की पाबंदी है। तो हमें जीव सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन करना चाहिए और सख्ती के साथ पालन करना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि विभिन्न प्रकार के पशु और पक्षी नष्ट हो रहे हैं। क्यों नष्ट हो रहे हैं? क्योंकि उनके आवास नष्ट हो रहे हैं। एक मैंने एग्जाम्पल गिद्ध के बाद गौरैया का भी सामने आता है। तो जब गौरैया का एग्जाम्पल सामने आता है, तो गौरैया पहले घरों में आमतौर पर रहा करती थी, घरेलू घरों में रहा करती थी, आसानी से देखने को मिला करती थी। अब बहुत रेयर हो गई है। गौरैया विलुप्त हो गई है ये नहीं कहा जाएगा अभी। इसलिए नहीं कहा जाएगा क्योंकि गौरैया देखने में मिलती है, उसके आवास नष्ट हो रहे हैं, जिससे कि उसकी अस्तित्व पे संकट है। और विभिन्न प्रकार की प्रौद्योगिकी जिनके ऊपर अभी अनुसंधान चल रहा है, हम अभी निश्चित रूप से नहीं कह सकते ये मोबाइल के टावर से ये जो रेडिएशन होता है, इससे भी क्या पक्षियों पे फर्क पड़ रहा है, ये भी एक अनुसंधान का विषय बना हुआ है। कुछ लोग पक्ष में हैं, कुछ लोग विपक्ष में हैं, लेकिन अभी यह वैज्ञानिक तौर पे नहीं कहा जा सकता कि ये जो रेडिएशन है ये पक्षियों को नष्ट कर रहा है या पक्षियों के अस्तित्व के लिए संकट है। इसी के साथ साथ हमें जो संकटग्रस्त जातियां हैं या और जो सुभेद जातियां हैं, यानी कि शीघ्र ही संकटग्रस्त होने वाली हैं, उनकी संख्या के लिए के आकलन के लिए सर्वे भी करना चाहिए, ताकि हम मॉनिटरिंग कर सकें कि क्या इनकी संख्या कम तो नहीं हो रही है। शिकार के नियमों पर नियंत्रण होना चाहिए, निगरानी होनी चाहिए। हमें जो संकटग्रस्त जातियां हैं या जो संकटग्रस्त जातियां होने वाली हैं, सुभेद जातियां हैं, उन या दुर्लभ जातियां हैं, उन जातियों को विशेष रूप से शरण देनी चाहिए। किसके माध्यम से? राष्ट्रीय उद्यान के माध्यम से, वन्यजीव अभ्यारण्य के माध्यम से। हमें जो जातियां नष्ट होने वाली हैं उनके परिवर्धन का कृत्रिम प्रयास करना चाहिए कि उनकी जनरेशन आगे बढ़ सके, उनकी वस्ती आगे बढ़ सके, उनकी जनसंख्या में वृद्धि हो पाए। साथ ही साथ वन पशु के फील्ड में या इस क्षेत्र में विशेष रूप से अनुसंधान को प्रोत्साहन देना चाहिए, जिससे कि हम यह पता लगा सकें कि हम इन जातियों को विशेष रूप से इनका परिवर्धन किस तरह से कर सकते हैं, कौन सी कंडीशन हम इनको प्रोवाइड कराएं, किस तरीके से हम इनका एनवायरनमेंट क्रिएट करें, किस तरीके से अगर इनमें कोई बीमारी पैदा हो जाती है तो उसके लिए कौन सी मेडिसिन कारगर होगी। यानी कि हम उनके रख रखाव का पूरी तौर पे, समुचित तौर पे ध्यान रखें। साथ ही साथ जैसे कि मत्स्य संरक्षण के अंतर्गत जो अपरिपक्व बहुत सारी मछलियां होती हैं जो अपरिपक्व होती हैं और विलुप्त होने वाली होती हैं, उन मछलियों के पकड़े जाने पे प्रतिबंध हो, कि अपरिपक्व मछली ना पकड़ी जाए और विलुप्त होने वाली मछलियां ना पकड़ी जाएं। और साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाए कि जो मछलियां पकड़ी जाएं वो एक निश्चित मात्रा में पकड़ी जाएं, एक क्षेत्र में निर्धारित मात्रा से अधिक मछली पकड़ने पे रोक हो। इन सब बातों पे नियम के साथ साथ मानवीय जागरूकता भी हो, ताकि जो मनुष्य है वह स्वयं से इन
नियमों का पालन करे और एक इस व्यवस्था में सहयोग दे, और वो अपने वन्य संसाधन की महत्ता को समझे, उसकी महत्ता को, पारिस्थितिकी तंत्र में क्या महत्ता है इसको समझे, और उसके नष्ट होने से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसका अस्तित्व भी नष्ट हो जाएगा, इस बात को भी समझे। इसी के साथ इस विषय पे, इस व्याख्यान को मैं यहीं पे रोकता हूं और आप लोगों को प्रश्नोत्तर के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। अमन केसरी, अविनाश कुमार, दयानंद प्रसाद, हिमांशु मिश्रा, मंजुलता कुमारी, मनोज सिंह, निशांत कुमार, प्रिंस, प्रियंका कुमारी, प्रियांशु कुमारी। हाँ हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। हाँ, हमने वहां पे विलुप्त होने के कारणों में इस बात का नहीं जिक्र किया था। हम वन्य जीव संसाधन आपके लिए किस तरह से उपयोगी हैं ये बता रहे थे। ठीक है, हम आपको ये बता रहे थे कि वन्य जीव संसाधन के आप क्या क्या उपयोग करते हैं, ये वन्य जीव संसाधन की आपके लिए क्या उपयोगिता है। हमने आपको उस उपयोगिता के अंतर्गत बताया था कि आप पशुपालन करते हैं, घरेलू स्तर पे करते हैं, व्यापारिक स्तर पे करते हैं। ये वन्य जीव संसाधन ही है जो डेयरी उद्योग का आधार है, मांस उद्योग का आधार है, ऊन का आधार है, मत्स्य का आधार है, कृषि का आधार है। वन्य जीव संसाधन की उपयोगिता आपके लिए घर की साज सज्जा के लिए, सिनेमा के लिए भी है, सर्कस में मनोरंजन के लिए भी है, और साथ ही साथ पहरेदारी और सतर्कता हेतु भी है। इसी क्रम में मैंने आपको यह बताया था कि जो वन्य जीव संसाधन है उसका एक उपयोग परिवहन और मालवाहन भी है। ठीक है, यह बात उपयोगिता से संबंधित है, यह बात वन्य जीव संसाधन के क्षरण से संबंधित नहीं है। ठीक है, मैंने उसकी उपयोगिता को आपके सम्मुख रखा था कि इसकी यह उपयोगिता है। ठीक, जी जी। रतन दुबे, ठीक। सच्चिदानंद, सीमा, शिवानी, शिवानी, ट्विंकल, ठीक, ट्विंकल। ठीक, आज का यह विषय यहाँ पे समाप्त होता है। इससे संबंधित आप नोट्स को यूनिवर्सिटी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद जब मुझे समय मिलेगा, आप लोगों को शायद ढूंढ पा रहे हैं, ढूंढने में दिक्कत हो रही है, तो मैं उसको ढूंढ के आपके ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, आज का यह व्याख्यान यहीं पे समाप्त होता है।